वेलकम टू डिकोडिंग यूपीएससी। अभी आप लोग के एग्ज़ाम के आई थिंक 30 डेज़ काफ़ी बचे हुए हैं, तो मुझे पता है टाइम काफ़ी प्रीसियस है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं इसमें अपना इनपुट दूंगा जितने ओवर द टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो दिस इज़ मी द अनसीन डिप्लोमेट, विल सी। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि 2023 का पेपर टफेस्ट है, मतलब इसमें ना ही तो कोई हैक्स लगे, ना डिकोड्स लगे, ना ही तो कोई ऐसे ऑब्जर्वेशंस लगे जो पहले आज तक चलते आ रहे थे मार्केट में। लेकिन मैं उन सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि 2021 में अगर आपको याद हो तो जब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड हो रही थी तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला था उसमें अटॉर्नी जनरल ने आई थिंक बोला हुआ था कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ नॉट एन एग्जाम विच रिक्वायर्स मोर देन अ मंथ्स प्रिपरेशन। तो काफ़ी लोग मतलब हंस रहे थे कि मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे थोड़े ना होता है कि एक महीने से ज़्यादा चाहिए नहीं प्रीलिम्स के लिए। तो इस टाइम पे ही मैं इसलिए भी लेकर आ रहा हूँ ये टॉपिक को लेने के लिए कि आई नो इट्स काइंड ऑफ अ जोक, जो सबसे पहले लगता है कि यार मतलब एक महीने की तैयारी से तो प्रीलिम्स नहीं निकलता है। लेकिन बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं अभी आपको अपना यहाँ पे इनपुट दूंगा, अपना जो ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, उससे आपको एक चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी कि जो एग्जामिनेशन है ना, मतलब ये नॉलेज का गेम नहीं है। क्योंकि एक चीज़ समझो ना बात को, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैनॉट एलिमिनेट द एलिमिनेशन। वाई? बिकॉज यूपीएससी जो प्रीलिम्स है ना, वो खुद ही कहता है कि जो प्रीलिम्स का स्टेज है वो नॉलेज का अगर गेम होता तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ आप ही सोचो कि 150 से ज़्यादा जाता। 150 से ज़्यादा क्यों जाता? क्योंकि 200 नंबर का पेपर है। आप ही सोचो कि अगर नॉलेज का गेम है तो यहाँ में जो 100 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितने सारे लड़के हैं जो पिछले 8 से 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को ही पता है ना। मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वालों को, लेकिन आप एक बार सोचो कि जो पिछले 5 6 7 सालों से 8 10 सालों से, आजकल तो मतलब स्कूल के टाइम से ही बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, मतलब तैयारी करने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जो कि अभी स्कूल टाइम से उनकी क्वेरी मेरे पास भी आती है कि सर मैं तो अभी स्कूल में, बताओ मेरे को कैसे करना है नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 8 से 10 साल कोई अगर डेडिकेटेड होके इस सब में दे रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ 75 से ज़्यादा नहीं जा रही है 2023 जैसे पेपर में, कभी भी 100 से ज़्यादा जनरली ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी कुछ तो कुछ है जो कि वो सीख कर रहा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स है क्या? तो आप ये सोचो कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है जो कि आपको समझना चाहिए। यूपीएससी खुद कहता है कि जो प्रीलिम्स स्टेज है ये एक एलिमिनेशन स्टेज है। एलिमिनेशन स्टेज का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम आपका कोई नॉलेज नहीं चेक करेंगे। नॉलेज चेक करने के लिए मेंस होता है, मेंस जिन्होंने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आइडिया है, उनको अच्छे से पता है कि मेंस में आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो नज़रिया है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में फिर क्या कर रहे हैं? प्रीलिम्स में वो एक जो ब्यूरोक्रेट की बेसिक नीड है ना, वो क्या है? मतलब आप सोचो, एक ब्यूरोक्रेट को सबसे ज़्यादा लाइफ में क्या झेलना पड़ता है? उसको मोस्टली जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उसके लाइफ में, जैसे कि मान लो कहीं राइट्स हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा दंगों से जिंदगी भर, मतलब ऐसा है कि आप हमेशा डील करते आए हुए हो, तो हर चीज़ के लिए ना आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता। कई जगह होते हैं, एक देखो, एक पीसीएस ऑफिसर में और एक आईएएस ऑफिसर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आईएएस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा खुद का एक अपना मतलब दिमाग लगाना होता है ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई गाइडलाइंस ना हो। लेकिन पीसीएस ऑफिसर को मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा एक डायरेक्टिव के अंडर में, एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर में काम करना पड़ता है। आईएएस को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा फंडा यही है क्योंकि जब तक आप अपने फ्लूइड इंटेलिजेंस को, जो कि बेसिकली ये है कि आपको सेट ऑफ रूल से कहीं ना कहीं बाहर जाके आपको खुद का लॉजिक और रेशनल लगाते हो उन चीज़ों को समझाना होता है, ठीक है। तो चलो इस चीज़ में मैं अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन वो अभी आप ओवर द टाइम जब क्वेश्चन अभी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तब फिर आप समझोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में नॉलेज से कहीं ज़्यादा आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली इसमें करने क्या वाला हूँ, जो मैं भी प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया हुआ है जिसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, और जो मैंने बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ऑफ कमिंग 10 सेशंस, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि जो एक एग्जामिनर का माइंडसेट है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन आपके नॉलेज बेस से। एग्जामिनर का माइंडसेट मैं क्यों कह रहा हूँ कि यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स का, वो हमेशा 1 2 3 4
फाइनली जो भी आंसर होगा इन चार के बीच में रहने वाला है, राइट। तो यार जो भी आंसर है तो इन चार के बीच में ही ना, मतलब प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी आपकी 25% है किसी भी क्वेश्चन को सही करने की, है ना। तो आप अगर चुपचाप वहाँ पे शांत दिमाग से अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लगाते हुए अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आप हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी 25 से इंक्रीज करके 50 या 75 या कुछ केसेस में आप 100 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब कैसे, उस चीज़ के लिए मैंने बोला कि एग्जामिनर का माइंडसेट है वो हमको समझना है। एग्जामिनर माइंडसेट, आप एग्जामिनर हो चाहे आप हो, अगर आपको क्वेश्चंस सेट करने के लिए दिया जाए, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का, कुछ भी हो, तो आप हर क्वेश्चन को सेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग अप्रोच रखोगे। स्टार्टिंग अप्रोच के अंदर से मतलब ये है कि अच्छा देखो, एक एग्जामिनर जो है उसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि वो जो एस्पिरेंट है ना उसको कहीं ना कहीं बेसिकली क्वेश्चन रॉन्ग कराना चाहता है, ठीक है। रॉन्ग कराना चाहता है मतलब जो भी वो ऑप्शंस देगा वो कोशिश ये करेगा कि अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा बेसिक है जो कि सीधी सी बात है सबको पता होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे देगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट भूल सकता है, लाइक चांसेस हैं उसके भूलने के, जहाँ पे उसको फैक्ट्स हो या फिर कुछ भी ऐसा रोट लर्निंग उसने किया हुआ है, उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से उसका बेसिक मोटिव यही रहता है कि आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कराना। उसके लिए वो ऑप्शंस को इस तरीके से सेट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे कंफ्यूज हो, है ना, और आप एग्जामिनेशन वाले टाइम पे आप पैनिक करो। और क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ तो है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बाकी सबसे डिफरेंट करती है, एक आईएएस को एक डिफरेंट किसी भी सर्विस से डिफरेंट करती है कि आप कितना पैनिक करते हो नहीं करते हो, इसका गेम है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2023 का पेपर जो है ये वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू मैं दिखाऊंगा। बाय द वे ये लेफ्ट साइड में ये मेरा डिकोडिंग यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है। लास्ट ईयर मैंने इसी टाइम पे एग्जाम से जस्ट पहले बनाया हुआ था। मैंने यूट्यूब नहीं बनाया हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम भी नहीं था, टाइम कंस्ट्रेंट भी था, और मैं किसी इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मैं फॉर्मल वर्क भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम की कमी होती है। लेकिन इस बार काफ़ी रिक्वेस्ट आने की वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, काम करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये मेरा पहला ऐसा अटैम्प्ट है, तो हो सकता है अगर कुछ भी कमी हो तो आई एम रियली सॉरी। उसके लिए पहले से ही स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि अगर कुछ भी कमी रह जाए एक्सप्लेन करने में या फिर टेक्निकल लेवल पे तो ज़्यादा उसको माइंड मत करना, आप बता देना कोई भी सजेशंस हो तो दिस इज़ माय चैनल जहाँ पे मैंने लास्ट ईयर देखो 20 मई 2023 में एग्ज़ाम से लगभग एक हफ्ते पहले, मतलब मैंने अपने ये जितने भी सारे ऑब्जर्वेशंस है वो मैंने कंपाइल किए हुए थे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। और ये आप एक बार जाके देखोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनको कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनको भी ज्वाइन करना है उनका मैं लिंक अभी वीडियो के बाद उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस जो हैं सिंपल, लॉजिकल और एक साउंड एस्पिरेंट और ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट यूज करते हुए आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। बाय द वे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 2023 का पेपर है, आप ही समझ रहे हो कि ये जो डिकोड्स हैं ये 2023 के एग्जाम के जस्ट पहले का है। तो मतलब जो भी ये डिकोड्स हैं, हम अब चलो ये भी आपको दिखाऊंगा जो कह रहे हैं कि 2023 में साला एलिमिनेशन हट गया, ठीक है ना, ये सारे हैक्स डिकोड्स वगैरह काम नहीं करे, मैं इन सबको रॉन्ग प्रूव करूंगा। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, 75 मार्क्स को क्रॉस करना। 75 का मतलब हुआ अबाउट 37.5% मार्क्स क्रॉस करना। मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि अगर 40% भी हमारे नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है, तो 2023 का पेपर ये जो पहले के डिकोड्स हैं इनको यूज करते हुए आप अगर क्लियर कर दे रहे हो, इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें मार्केट से भी गई नहीं है। इसमें कई सारे डिकोड्स हैं जो कि मैंने अभी कंपाइल नहीं किए हुए हैं यहाँ पे चैनल पे, कि उसका रीज़न सबसे बड़ी बात ये है कि वो चीज़ें हैं जो कि जिस तरीके से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, वो ज़्यादा बेटर मीडियम होता है रादर दैन ये टेक्स्ट और इमेजेस को यूज़ करके। बट आई थिंक ये भी काफ़ी होलिस्टिक सफिशियंट है जिनको यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलो डिले नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि आप एक बार अगर मेरे पढ़ने पे, मेरे समझाने पे आपको ना समझ में आए तो एक काम करना, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और उसके बाद देखना कि आप कहाँ पे पहुँचते हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अच्छा सुनो,
क्वेश्चन तुमने जब भी एग्जामिनेशन टाइम का, मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन वाले टाइम पे आप ये मान के चलो कि आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के कह रहा हूँ कि अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पे पेपर आने लग जाएगा यूपीएससी का, तो कट ऑफ 150, 170, 180 जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मेंटल कामनेस का ही ये पूरा गेम है। और एग्जामिनेशन टाइम में एक चीज समझ लो कि अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो हर किसी को लग रहा है, ठीक है ना, हर किसी को लग रहा है। इस बार के पेपर में आपको देख लो 200 में सीधी सी बात है 100 नंबर के ऊपर आपको मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में लोग दिखेंगे। तो जो भी है आपको एग्जाम वाले टाइम पे बस चुपचाप अपना दिमाग शांत रखना है, मेंटल कामनेस रखनी है, और मैं आपको दिखाऊंगा विद मेंटल कामनेस आप कैसे अपनी जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो 25% की होती है नेचुरली, वहाँ से आप किस तरीके से इसको इंक्रीज करके 50 to 75 to 100 पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब क्या है कि दिस इज समथिंग लाइक कि ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है, और नहीं भी आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी नोन फैक्ट है जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो झेलम रिवर है वुलर लेक में है ना। अब मैं बाकी लोगों की तरह आपको ये नहीं बोलूंगा कि मतलब ये हर जगह ये नहीं बोलने वाला हूँ कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि यार मतलब ठीक है एक लिमिटेशन होती है। अभी वैसे अपने पास 30 दिन है करने को, अभी भी आप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो थीम्स है जो कि कर लोगे उससे भी काम चल जाएगा। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, तो आपको एग्जाम जैसे आया तो लगा कि हाँ यार मतलब है तो वुलर ही, मतलब जम्मू कश्मीर में आई थिंक है तो यही, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि चलो मान लो कि पहला स्टेटमेंट ठीक है, मतलब जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो कैच है ना, वो कैच जो है वो दूसरे स्टेटमेंट में, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अच्छा अब सुनो, मैंने एक चीज़ अपने जो इसमें अपने इस टेलीग्राम चैनल में जो डाला हुआ था उसमें मैंने ये चीज़ बोला हुआ था कि जब भी आपको सेकंड रिकॉर्ड देखो, एक्सट्रीम वेरी असर्टिव टाइप स्टेटमेंट्स आर मोस्टली रॉन्ग। एक्सट्रीम वेरी असर्टिव को मतलब क्या हो गया, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। आप सोचो कि एग्जामिनर इसको कृष्णा रिवर फीड्स कोलेरू लेक ये भी लिख सकता था, राइट, लेकिन उसको क्या मतलब क्या जरूरत थी जहां पे उसने ये डायरेक्टली फीड्स लिखने की जरूरत, मतलब क्या था, मतलब आपको यहां पे जैसे ऐसे स्टेटमेंट आए ना जिनको मैं कुछ लोग एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है ना, बेसिकली मैं कह रहा हूं इट्स एक्चुअली दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू फील कि यहां पे एग्जामिनर कुछ गेम खेल रहा है, डायरेक्टली फीड्स, ठीक है, दिस इज वेरी असर्टिव। डायरेक्टली फीड अगर मान लो ना हो रहा होता, किसी चैनल किसी नाले के थ्रू कर रहा हो तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली फीड्स सीधी सी बात है, जो मैंने डिकोड 2 में लिखा हुआ है कि काफ़ी स्टर्टिव स्टेटमेंट है तो गलत होगा, ठीक। तीसरा, मियंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। अब थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ है तो कंवर लेक पता है कि हाँ थोड़ा उधर बिहार साइड में है, गंडक रिवर भी उधर से ही शायद आती है, ठीक है। तो सही भी हो सकता है, नहीं भी सही होता है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो नन तो गया, ऑल 3 तो गया, हम लोग 50-50 पे आ चुके हैं, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी अब 1/2 की सही करने की है, ठीक। अब या तो आप 1 चूज करोगे तो 2 चूज करोगे, है ना। तो गेम पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरे वाले में मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक। अब सीधी सी बात है कि यहां पे आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि आप 1 मार रहे हो 2 मार रहे हो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/4 से सीधे 1/2 की इंक्रीज हो चुकी है। और अगर आप इसमें करने पर आओगे ना कि मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक, तो मेरे हिसाब से एग्जाम वाले से टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही लगेगा कि हाँ मैं ओनली 2 ही मार देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये सही हो। और मैंने अपने जो डिकोड्स में बताया भी हुआ, आई थिंक वो डिकोड नंबर 5 है जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि आप एक बार टेलीग्राम में जाके चेक कर लेना कि पहला तो ये 2 पेयर वाला है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट वाले मैंने बोला है कि बट इन केस ऑफ 3 स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल फॉर 1 और 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट वाइल चूजिंग बिटवीन देम ट्राई टू गिव 2 मोर प्रेफरेंस, मतलब कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट यूपीएससी के जो फाइनल आंसर की आई है उसमें हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो 1 स्टेटमेंट है, ठीक है, ओनली 1। लेकिन तब भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपके सही होने की यहाँ पे 1/2 की है। तो मान के चलो कि एग्जामिनेशन टाइम में कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली 2 स्टेटमेंट में जाके अगर आप रुक रहे हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप रिस्क लो और वहाँ पे आप मार करके हो, क्योंकि अगर ऐसे आप छोड़ने पर आ गए तो पूरा 2023 का पेपर छोड़ो, हर साल का पेपर आपको मैं दिखा सकता हूँ जहाँ पे आप छोड़ दोगे, जहाँ पे केवल नॉलेज पे आओगे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप फाइनली 2 स्टेटमेंट पे आ गए, इसका फाइनल आंसर ओनली 1 है, जहाँ पे वो आई थिंक जो तीसरा स्टेटमेंट है ना वो भी गलत है, ठीक है।
अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे वाले में कुछ स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं लेफ्ट में, उनके बारे में वेल नोन एज फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब खुद से पढ़ लो, मैं कर रहा हूँ, जिनको साथ में मेरे करना है वो कर सकते हैं, कि ये एक पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ठीक। अब सुनो, इसमें क्या है कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। यार आप यूपीएससी में आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, आप ये चीज़ नहीं जान सकते हो कि कौन सा मेजर या माइनर पोर्ट है जो कि रजिस्टर्ड एज अ कंपनी हुआ था। आप समझो बात को कि यहाँ पे जाके एग्जामिनेशन में आप पैनिक करोगे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, अब यहाँ पे चुपचाप क्वेश्चन मार्क लगा दो, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चुपचाप आगे मूव कर लो, उसको न्यूट्रल स्टेटमेंट मानो, आगे बढ़ो। सेकंड क्या है, मुंद्रा पोर्ट लार्जली प्राइवेट ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, विशाखापत्तनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। आपको एक चीज़ नोटिस हुआ क्या कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है। सिमिलर साउंडिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने आई थिंक डिकोड नंबर 6 में लिखा हुआ था, या दिस वन, आप इसमें डिकोड 6 में जाके देखोगे तो यहाँ पे आप पढ़ो पहला स्टेटमेंट कि इन टू सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट ओनली वन वुड बी करेक्ट। अच्छा, अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है, रेशनल क्या है, वो मैं डिटेल्ड एक बाद में वीडियो निकाल दूंगा कि जितने भी मैंने ऑब्जर्वेशन डाले हुए हैं ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि एग्जामिनर आखिरकार जब दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा होता है तो वो एक सही एक गलत क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे की एक प्रॉपर साइकोलॉजी है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उसको कुछ तो लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया समथिंग रिलेटेड एक फैक्ट देना था, लेकिन उसको साथ ही साथ में एक और ऐसा ही सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट बना के उसको बेसिकली कंफ्यूज कराना। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आपको कि उसका एग्जामिनर को जो अल्टीमेट एम है वो है आपको कंफ्यूज कराना, आपको क्वेश्चन गलत करवाना। तो आपको ये दो क्वेश्चन में मान के चलो कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये है ना डिकोड नंबर 6 आई थिंक, इसमें मैंने लिखा हुआ ना कि इन टू सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट ओनली वन वुड बी करेक्ट, तो इन दो में से एक ही सही होने वाला है। अब एक चीज़ सोचो, लास्ट ईयर तो अगर जैसा 2022-21 तक में था तब तो आप तो कंफ्यूज जाते कि यार 2 सही मानो 3 सही मारो। एग्जामिनर में 2023 में तो पेपर और इजी कर दिया हुआ है, आपको तो बस इतना देखना है कि भाई इन 2 और 3 में से तो एक स्टेटमेंट सही है, पक्का सही है, तो नन गया, ऑल 3 गया, ऑलरेडी आप आ गए 1 या 2 पे। अब हमको ये देखना है कि ये जो है ना पहला पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अब इसमें मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन सुन लो प्लीज़। मैंने एक चीज़ ये बोला था कि जब भी आपको यूपीएससी में ऐसा लगे, ठीक है ना, कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना, पढ़ पाना या फिर उसका नॉलेज रखना नियर टू इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। नियर टू इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि जहां पे तुमको पढ़ते ही ये फील आए कि सर ये तो मतलब कैसे पता होगा मेरे को, ये कैसे ही पता हो सकता है, मतलब लिटरली अंदर से फील आए कि मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो आप हमारे साथ, ऐसा थोड़ा ना मैं जान सकता हूँ। याद रखना वहाँ पे मेरा एक डिकोड है जिसको मैं दिल से बोलता हूँ, चुपचाप दिल से बोल देना ओके सर, ठीक है। ओके सर का मतलब क्या है कि अच्छा बेसिकली ये एग्जामिनर की एक प्रकार से कह सकते हो कि जो पहला है ना कर्मजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, जहां पे भी तुमको ऐसा फील है कि यार ये चीज़ तो कोई नहीं जान सकता, मतलब ये तो पता ही नहीं होगा, याद रखना वहां पे एग्जामिनर कभी भी तुमको बेसिकली पूछ नहीं रहा होता है, वो तुमको बता रहा होता है। तो आपको यहाँ पे पता क्या बोलना है, ओके सर। मैं आपको दिखाऊंगा 2018, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर्स में दिखाऊंगा कि जहाँ पे आपको जब भी ऐसे वियर्ड फैक्ट आएंगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा ये तो मुझे पता ही नहीं हो सकता, याद रखना आप उसको सही मान करके चलोगे। एग्जामिनर आप समझो कि यूपीएससी का जो है वो तुमसे वही क्वेश्चन गलत करवाना चाह रहा है, वही चीज़ें पूछना चाह रहा है जहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स ने पढ़ा होगा, जहाँ पे वो तुमको गलत करवा सकता है। वो कभी भी ऐसे फैक्ट में तुमको गलत करवाने की कोशिश नहीं करेगा जहाँ पे तुमको पता ही नहीं होगा, वो कोई जान ही नहीं सकता। तो वो बेसिकली उसके अंदर की एक कह सकते हो कि वो अंदर की उसकी ना एक प्रकार से वो रहती है कि यार फील रहती है कि मैं इसको बताऊं क्या, मतलब बेसिकली वो एग्जामिनर स्टूडेंट को बताना चाह रहा है कि क्या आपको पता है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी कौन थी, इट वॉज दिस पोर्ट। तो ये बस यूपीएससी एग्जाम तुमको यहाँ बताना चाह रहा था, इन दोनों में कंफ्यूज करना चाह रहा था, तो ये सही, इन दोनों में से एक सही, हम लोग चुपचाप अपने फाइनल आंसर पे ओनली 2 पेयर पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखो
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, ये इन तीनों में आप एक भी नहीं बता सकते हो। नॉलेज पे जाओगे तो तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नॉलेज का गेम नहीं है, ठीक है। अगर नॉलेज का होता तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, पक्का छोड़ के आओगे। और अगर ऐसे तुक्का मारोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सीधी बात है कि सही होने की 1/4 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। तो अभी हम लोग वापस से देखो यहाँ पे वापस से देखोगे तो फाइनली हम लोग इसमें बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के हम लोग फाइनल आंसर पे आ चुके हैं, दैट इज 2 पेयर, करेक्ट, ठीक है। अब अगले तीसरे पे चलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। अब हम लोगों ने महुआ का नाम सुना हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब भी एग्जामिनेशन में आपको कभी कन्फ्यूजन हो ना, मतलब आपको ना पता हो किसी चीज़ का, हिंदी मान लो नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो प्लीज़ उसका हिंदी वाला वर्जन जाके देख लिया करो। जैसे जैक फ्रूट कटहल है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज़ जाके देख लो। महुआ महुआ ही है, टीक इज सागौन। तो अब जितनी मोस्टली, जैसे मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो नॉर्थ इंडियन वालों को पता होता है कि यार जो महुआ है थोड़ा सा मतलब ये पूछा है कि हाउ मेनी अबव दैट डिसिडियस ट्री। अब महुआ आपको पता है कि हमारी तरफ मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ में होता है, तो हाँ मतलब महुआ तो ठीक है डिसिडियस में ही होता है। जो सागौन की लकड़ी होती है वो भी इधर ही होती है, ठीक है। मतलब ये कॉमन नोन फैक्ट है, नहीं भी पता है तो महुआ के बारे में तो आपको पता ही है, तो नन गया, ठीक। अब 1 2 3 में है ना। मैंने बोला सागौन आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो स्टेटमेंट तो 2 और 3 में तो आप आ जाओगे, है ना, कि यार मतलब कम से कम देखो या तो महुआ टीक सही होगा या तो तीनों के तीनों सही होंगे। अब जैसे कटहल है, जैक फ्रूट है, मतलब हमने देखा हुआ है कि वो अधिकतर किसी न किसी हर एक सीजन में मिलता रहता है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन होता नहीं है ना, एवरग्रीन होता है। और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको जो अपने ये यहाँ पे डिकोड नंबर ये 5 है ना, इसमें जाके आपको देखो फिर से स्टूडेंट पढ़ो कि इन केस ऑफ 3 स्टेटमेंट्स probability is almost equal for 1 or 2, but while choosing between them try to give 2 more preference। मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही वापस से आपको जो चूज करना है लास्ट में ना, वो उसमें आपको यही करना है कि जो 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट वाला है ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस वाले केस में नन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नन भी होगा, लेकिन वो किस वाले केस में होगा मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन जब आपको टिपिकल फैक्ट दिए हुए हों जहाँ पे, अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है वो किस कैटेगरी में आता है कि आपको ये चीज़ एक पता होनी चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डेसिडियस है, कौन कौन से नॉन डेसिडियस है, कौन क्या है, ये इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है कि एग्जामिनर तीनों के तीनों तो सही नहीं देगा, ये आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। और अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि सर मतलब ऐसा हर क्वेश्चन के बारे में तो पता नहीं रह सकता, लेकिन ओवर द टाइम जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कि आप रीड करने लग जाओगे एग्जामिनर के माइंडसेट को कि कहाँ पे एग्जामिनर खेल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे आपको एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को ये जरूर पता होना चाहिए कि डेसिडियस ट्री और नॉन डेसिडियस ट्रीज टिपिकली कौन कौन से होते नहीं होते, एटलीस्ट डेसिडियस ट्री का मतलब पता होना चाहिए। जब मतलब पता होना चाहिए इसका मतलब है कि वो सारे के सारे तो नहीं सही देने वाला है ना, कोई ना कोई इन 3 में से एक फैक्ट है जो कि गलत देना चाह रहा है वो, ठीक। तो आपको ये पता है, ये नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, जैक फ्रूट का भी पता नहीं पता, मैंने क्या बोला तीनों तो सही नहीं देगा, एक तो आपको पता ही कम होती है, फिर से हम 1 और 2 में आ चुके हैं। और एक ट्रिक ये भी कि जब भी ऐसा सिमिलर स्टेटमेंट्स आए जहाँ पे ऑप्शन सेम है, ठीक है, और लगभग लगभग वैसे ही आ रहा है और आपको रिस्क लेना ही है, तो जो मैंने इधर केस ऑफ 3 स्टेटमेंट बोला है ना कि वाइल चूजिंग बिटवीन देम ट्राई टू गिव मोर प्रेफरेंस, आपको आंसर ये मार्क कर देना है। अगेन आपकी प्रॉबिलिटी भी 50-50 की थी, आपकी अब यहाँ पे 100% की है। डिकोड 5 को यूज़ करके आप फाइनली अपने आंसर पर पहुँच जाओगे। अब कोई क्वेश्चन वाले करने वाले कर सकते हैं कि सर ऐसे तो फर्स्ट नंबर वाले पे यहाँ पे ओनली 2 नहीं आया, तो ओनली 1 आया हुआ है, अभी आगे 1 2 क्वेश्चन में आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। और याद रखना कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये सीधी सी बात है 70% टाइम काम करेंगे, 30% टाइम काम नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा। बट बिलीव मी, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको PYQ आपने ठीक ठाक करे हुए हैं, बेसिक नॉलेज है, तो आप 100% सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब कट ऑफ ले दे के 38% पे जा रहा है तो आपको 70% पे अगर कोई श्योर शॉट दे रहा है तो नेट आपको 50% नंबर भी मोर देन इनफ है ना। तो
मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार अगर आप एग्जामिनर के माइंडसेट समझ गए तो उसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी है आप खुद से ट्राई करके देखना, मेरे बताने पे मत जाओ। लेकिन जितने भी मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल ले रहा हूँ, और 2023 का इसलिए ले रहा हूँ मैं करने के लिए, तो अभी आपको 2019 से लेकर 2023 के सारे पेपर्स करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है उसमें उनको पता है कि मैं फिलहाल यही करवा रहा हूँ, उनको सबके सब एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन उसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट और पुराने ऑब्जर्वेशन के यूज करके हम किस तरीके से आंसर पे जा सकते थे। एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी डुएबल यूजिंग नॉट ओनली दीज डू कोड्स, जो कि बाकी और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं अभी मतलब अपने मेरे नोटबुक में है, मेरे पीडीएफ में है, जो कि मैंने नहीं समझा पाया है इसमें टेक्स्ट और ये इमेजेस के थ्रू, वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तब आप समझोगे कि किस तरीके से आप अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग आंसर करेक्ट है ना उसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का स्टेटमेंट 2-2 पेयर होगा। और आपका नेट 3 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आप एग्जामिनेशन में होता तो शायद इनको छोड़ के आते। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लड़के जिन्होंने दिया होगा एग्जाम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2023 दिया होगा, उन्हें पता है कि ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख के ऐसा लग गया था कि यार पेपर क्या ही आया हुआ है ना। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था, सर मैं तो स्टार्टिंग देख के ही मेरे को लग गया कि मतलब नहीं होगा मेरा, क्योंकि घबरा गए। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप सोचो कि अगर आप केवल डिकोड 5 को यूज़ करते हुए तीनों में भी अगर आपने 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर मार दिया होता ना, तब भी आपके 2/3 क्वेश्चन सही हो रहे थे। जो नेट अभी आपके 0 नंबर आते, वहाँ से आपका अभी 4 मार्क्स करेक्ट, और एक क्वेश्चन जब गलत होगा तो आप तब भी नेट कम से कम 2.5 के ऊपर जा रहे हो। समझो बात को, एक एक नंबर पॉइंट नंबर जब इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे ये सब, इसलिए जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये डिकोड्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको नेट क्वेश्चन सही करने से। मतलब मेरे पास एक एस्पिरेंट का मैसेज आया कि सर आपने तो ये बोला था लेकिन इसमें यहाँ तो नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ना कि हर जगह पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही काम करने वाला होता तब तो हो गया, तब तो एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और बस इन्हीं चीज़ को रट लो और आप सही कर लोगे। लेकिन नहीं, आपको अपने बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और ये जो ऑब्जर्वेशन जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, इनको अगर यूज़ करोगे, इस माइंडसेट से अगर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप सीधी सी बात ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मोर देन 70% क्वेश्चन आप सही करोगे। और आपको मैं दिखाऊंगा कि 2023 के पेपर में भी किस तरीके से आप 75 तो छोड़ो, बहुत ईजिली 100 मार्क्स क्रॉस कर सकते थे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है सॉरी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन ओनली 2 सॉरी ओनली 1, सेकेंड ओनली 2, थर्ड ओनली 2। ठीक है, अब चौथे पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ो आप। इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। मतलब एरेबल एरिया देन चाइना, अगर आपको बेसिक इतना पता है कि चाइना कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो भी मोस्टली लोग रहते हैं वो इधर साइड में रहते हैं, ये तो पूरा का पूरा तिब्बतन प्लेटू है, तो इंडिया के पास जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एरेबल एरिया है। ये सबको पता है कि हमारा इंडिया अच्छा खासा मतलब खेती किसानी करता है, और हमारे पास एरेबल एरिया तो चाइना से ज़्यादा है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक ओके सर स्टेटमेंट कि हाँ मतलब यार सही कह रहे हो आप, मतलब ये बात तो सही है। इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, और जेनरिक स्टेटमेंट है तो पहला सही है कि हाँ मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अब आप सोचो सेकंड वाले पे, प्रपोर्शन ऑफ द इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। अब देखो एग्जामिनर ना यहीं पर खेलेगा तुमसे। प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। सीधी सी बात ये है कि आपको फिर से माइंडसेट पकड़ना है कि एग्जामिनर मुझे कहाँ पे बेवकूफ़ बना सकता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, पहला स्टेटमेंट जो सही है ना वो कितना प्यार से उसने लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। वेरी सिंपल। जहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स करना है, जहाँ पे उसको खेलना है, वहाँ पे उसने सेकंड स्टेटमेंट में खेल लिया कि प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब 39% भी हो सकता है इंडिया का, और हो सकता है कि चाइना का 41 हो, काफ़ी क्लोज होगा। ठीक है, वहाँ पे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब ये भी हो सकता है कि इंडिया का 42 हो, चाइना का 41 हो। ये चीज़ ऐसी है जो कि प्रोपोर्शन ऑफ द इरिगेटेड एरिया, देखो उसने एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बात किया, ये परसेंटेज की बात कर रहा है, प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। मतलब यही एक जगह है जहाँ पे एग्जामिनर बेसिकली तुमको गलत करवाने की पूरी तरीके से अपनी मेहनत करेगा कि यार ये स्टेटमेंट गलत करवाओ इसको। फिर मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ो, नॉलेज के पीछे मत भागो। आप ये 39, 41 आप ये याद नहीं रख सकते हो तो हर चीज़ रटने की कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ो और अपने बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को लगाते हुए क्वेश्चन सही करो। तो बेसिक नॉलेज से हमको ये पता चल गया कि हाँ भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। सेकेंड, प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। सर मुझे लग तो रहा है आप यहीं पे खेल रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये सही होना। एनीवेज पहला स्टेटमेंट सही है तो नन तो गया, प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ही 1/4 से 1/3 पे पहुंच गई है ना।
तीसरा पढ़ो, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। आपको छोड़ो, बच्चों को पता है कि भाई साहब इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर चाइना से बहुत कम है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हमने अपनी एग्रीकल्चर किया नहीं हुआ। अधिकतर हर चीज़ में चाइना नंबर 1 पे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से लेकर हर चीज़ के मामले में नंबर 1 है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये, क्योंकि यही तो काफ़ी टाइम से डिबेट डिस्कशन का बात है, तभी तो डबलिंग द फार्मर इनकम से लेकर हर चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पे तो लैग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कम है। तो भाई साहब ये तो पता ही हमको कि गलत है, ये कंफर्म पता है, मतलब बच्चों को पता है कि यार सर प्रोडक्टिविटी तो इंडिया में चाइना से कम ही है, तो तीसरा गलत कर दो, पहला सही है। तो सीधी सी बात है कि अब ऑल 3 तो नहीं है, नन भी नहीं है ना, या तो ओनली 1 है या तो ओनली 2 है, इन दोनों के बीच में वापस से आप आ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में आप फाइनली 2 स्टेटमेंट के बीच में आते हो ना कि 1 लगाऊँ कि 2 लगाऊँ, वहाँ पे ये रट्टाफिकेशन मत करो कि 3 में से है तो सर 2 ही मारना है, ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता नहीं हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा लॉस पे चला जाए। वहाँ पे चुपचाप काम डाउन होकर सोचो कि यार पहला तो पक्का सही है, सारा का सारा मैटर ये सेकंड स्टेटमेंट का है। क्या एग्जामिनर यहीं पर गेम खेल सकता है? प्रपोर्शन ऑफ द इरिगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। हाँ, ये यही जगह है जहाँ पे एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, पक्का कर रहा है। तो वहाँ पे आप अपने सीधी सी बात है, ये जो लास्ट में आप 50-50 पे आ गए हो ना, इसको भी 100% पे लेके जाओ। दिल से बोलो कि नहीं सर सेकंड स्टेटमेंट ही आप जहाँ मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, ओके, मैं तो भाई दूसरा गलत मान के चलूँगा। लास्ट में आंसर कुछ भी आता उससे मतलब नहीं है। आपको ये एग्जामिनर के कई सारे आपको क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे एग्जामिनर आपको बेसिकली कोशिश कर रहा होता है फूल करने की, सेकंड स्टेटमेंट की तरह, जहाँ पे थोड़ा सा और रियल में परसेंटेज एक्चुअली में है भी ऐसा कि इंडिया में आई थिंक 39 के आसपास है और चाइना में 41-42 के आसपास है, 49-45 के आसपास है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस है जो कि ईजिली आप रट नहीं सकते हो, और वहीं पे एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहला सही। तो आप फाइनली किस आंसर पे आ जाते हो? दैट इज़ ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, बाकी सेकंड एंड थर्ड सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, ये जो कि बस ये सही है, दूसरा तीसरा गलत। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो खुद से, और एक बार एक चीज़ और, बाय द वे प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? ये कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, भितरकणिका, रन ऑफ कच्छ, कई सारे ऐसे हैं जो कि पोर्ट्स पे देखो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं, PYQ की थीम्स हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर देख लो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सारे PYQs करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं ना उनको ज़रूर कर लो, क्योंकि वो रिपीट होती हैं, और आप वहाँ पे क्वेश्चन जब ऐसे फंसोगे 2 स्टेटमेंट के बीच में ना, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ठीक, मार्शलैंड। अब मैंने इसमें 2 चीज़ें अपने चैनल में भी बताई हुई थी और अभी फिर से बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ना, जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, रुको मैं इस साइड पे एक काम कर दे रहा हूँ, एक उस पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा, ये दोनों क्या है पता है? कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब है कि आपको एग्जामिनर यहाँ पे इजीली कंफ्यूज कर सकता है, इकोनॉमी में भी ज्योग्राफी में भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कंसेप्ट से समझते हो। अगर आपके थोड़ा भी कंसेप्ट हिले हुए हैं ना, तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन वाले टाइम में पक्का कंफ्यूज कर दोगे, वही उसका अल्टीमेट मोटिव रहता है। तो मैंने बोला कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में ना आप एक बार देखो, यहाँ पे चैनल पे भी मैंने आई थिंक दैट इज़ डिकोड नंबर 8, ठीक है, पढ़ो। रिमेंबर, इकोनॉमी या ज्योग्राफी का सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड होगा, गो फॉर सी और डी। अब सोच रहे हो यार सर ये क्या बात कर रहे हो, ठीक है, कि मतलब ऐसे थोड़ा ना होगा, बिलीव मी ऐसा ही होगा। जब भी इकोनॉमी या ज्योग्राफी का सिंगल टाइप स्टेटमेंट होगा, और ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ और साइकोलॉजी यूज करते हुए समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा होगा कि सी और डी में इनका आंसर मोस्टली आएगा। क्यों आएगा सी और डी में पता है? क्योंकि यूजुअली स्टेटमेंट जब भी आप पढ़ना चालू करते हो, आप ए पढ़ते हो, फिर बी पढ़ते हो, फिर सी जाते हो, फिर डी पढ़ते हो, जनरली लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, राइट, है ना।
अब जब भी कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, जहाँ पे आप अपना कंसेप्ट लगा रहे हो, वहाँ पे आप पहला पढ़ोगे। अगर इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तुम भाई यूपीएससी स्टूडेंट हो तो काफ़ी टाइम से सीधी सी बातें पढ़ते चले आ रहे हो, न जाने इनफाइनाइट कितने फैक्ट्स पड़े हुए हैं। अगर तुम्हारे सामने सबसे पहला स्टेटमेंट ही सही दे दिया ना, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस है ना वो जग जाएगा, बोलेगा हाँ यार यही तो है, यही है। तो वो क्या करेगा, तुमको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ताकि तुम सारे स्टेटमेंट पढ़ो और अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओ। तो ताकि जो तुम्हारा सही स्टेटमेंट भी है ना, वो भी तुमको रॉन्ग लगने लग जाए। ठीक है, तो जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, अच्छा अब इसमें भी हमेशा नहीं ट्रू होगा, उस वाले केस में सही हो जाएगा, ए और बी वाले केस में जाएगा। मैं बताऊंगा कि दिखाऊंगा भी इनफैक्ट क्वेश्चंस के थ्रू में, कि जब भी आपको एग्जामिनर का अल्टीमेट गेम वही है ना कि आपको कंफ्यूज करना। आप ही सोचो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब ये तो किसी को पता ही नहीं हो सकता, तो वहाँ पे वो ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी को, किसी भी चीज़ का हो, वो नीचे की तरफ ले जाने का उसका पर्पस खत्म हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली तुमको कंफ्यूज करना है। अगर वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाएगा लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो आंसर स्टार्टिंग में ही रख के चुपचाप आगे निकल जाएगा। मतलब उसने क्वेश्चन बनाया, ए या बी में उसने रखा, और उसके बाद जो भी सी और डी या बी, जो भी नकली या फेक स्टेटमेंट्स है वो बनाने की कोशिश करेगा, ताकि जस्ट उसका काम पूरा हो जाए कि चलो यार क्वेश्चन बनाना था तो बना दिया, ए में उसने अपना आंसर दे दिया या बी में दे दिया, और आगे एक दो ऐसे फेक स्टेटमेंट बना दिए। लेकिन जहाँ पे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, क्या करेगा वो, आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे गलत स्टेटमेंट देगा और लास्ट में जाके तुम्हें सही स्टेटमेंट देगा, ताकि तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 किसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आंसर या तो सी में होगा या तो डी में होगा। ठीक, अब अगर आप मेरे चैनल में, आई थिंक डिकोड नंबर 19 है, दिस इज डिकोड नंबर 19, जिसमें मैंने बोला था कि ऑलवेज ट्राई वर्ड एसोसिएशन इन सच वियर्ड अननोन फैक्ट्स, एग्जामिनर ऑलवेज गिव्स अ हिंट। ठीक, अब इसमें क्या हिंट है वो देखो। इसमें मार्सलैंड, मार्सलैंड, ठीक है, अब इसको ब्रेक करो, एक्सटेंसिव मार्सलैंड, अल्टीमेटली हमको एक लैंड पे जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लैंड से रिलेटेड है। देखो मैनग्रोव्स ना, ये तो मैनग्रोव्स नहीं होते। सॉल्ट पैन्स हो सकता है मे बी, स्वाम्प ना, लैंड तो नहीं है। रन ऑफ कच्छ बच्चों को पता है, हाँ ये तो लैंड है। तो या तो सॉल्ट पैन्स है या तो रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, तो है तो आंसर इन दोनों में ही है ना। मतलब एग्जामिनर ने भी आपको बता दिया कि भाई लैंड है, कुछ तो लैंड है। और ये इसी क्वेश्चन में नहीं, कई सारे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे एग्जामिनर आपको जो कीवर्ड है ना, वो 4 स्टेटमेंट अगर आप फाइंड करोगे तो कई बार तो होता है केवल एक ही स्टेटमेंट ऐसा होगा जहाँ पे वो कीवर्ड बेसिकली फिट बैठ रहा होगा, बाकी सारे के सारे उल्टे होंगे। ठीक, तो ये लैंड की जब बात कर रहा है तो मैनग्रोव कट कर दिया तुमने, स्वयं कट कर दिया। और एक चीज़ और देखो, मैंने जब अभी आई थिंक अपने डिकोड नंबर 6 में मैंने बोला हुआ था ये, कि ये वाला कि जब भी दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, याद है अभी हम लोग ने यहाँ पे ये पोर्ट वाले में भी किया हुआ था, यहाँ पे लार्जेस्ट ये वाला, ठीक है, कि इन दोनों में से एक ही सही होता है। आप चीज़ देखो कि ये कोई समथिंग, कोई मरक्काना सॉल्ट पैंस है, रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ भी आपको पता ही किस लिए फेमस है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, काफ़ी फेमस ही है, सॉल्ट से रिलेटेड ही है इनफैक्ट। तो दोनों सिमिलर साउंडिंग है, तो आंसर तो होगा तो सीधी सी बात है सी या डी में से ही होने वाला है, राइट है ना। मतलब आप ही सोचो कि अगर दो ऐसे ही फैक्ट दिए गए हैं जो कि सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर साउंडिंग का मतलब केवल यही नहीं होता कि केवल उनकी वर्डिंग पे जाओ, आप उनके अंदर की जो कोर फील है ना उस पर भी देखो कि ये एक सॉल्ट पेन है, रन कच्छ भी समथिंग सॉल्ट से रिलेटेड है। अब आप वापस से 1/2 पे फंसोगे। आप हमेशा इन्हीं दो स्टेटमेंट, मैंने बोला ना कि अधिकतर लोग 50-50 पे आ जाते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, लेकिन इनसे भी कैसे एक स्टेप आगे जाना है, आपको अपनी प्रॉबिलिटी 50-50 से भी 100 कैसे करनी, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। बी या डी सिमिलर साउंडिंग है, दोनों लैंड है, होगा तो आंसर इनमें होगा। लेकिन एज आई सेड कि ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर सी या डी में होगा, तो हमारा फाइनल आंसर रन ऑफ कच्छ यहाँ से आ जाता है। ठीक, अब बाकी जो कई सारे मतलब ऑनलाइन मैंने देखा हुआ है, लोग बोल बचन कर देंगे कि यार ये तो PYQ है तो पता होना चाहिए था। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लास्ट के 30 डेज़ में पैनिक मत करो,
कोशिश करो कि तब भी आंसर निकालने की कोशिश करो, और अल्टीमेटली नहीं निकल रहा था तो कोई दिक्कत है, छोड़ दो ना तब से, मतलब जबरदस्ती थोड़े ना है कि हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही करना है। अगर आप 100 में से सीधी बात है 90 भी कर रहे हो, 95 करो, 80 भी करो, 85 भी कर दो, जब 38 क्वेश्चन करके सीधी बात है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है, 38 क्वेश्चन करके भी सही हो जा रहा है, तो उसमें फालतू में आपको हर क्वेश्चन को सही करने की ज़रूरत नहीं है। 50-50 पहुँच जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका फाइनली जो आंसर है वो रन ऑफ कच्छ ही होगा। और इसमें जो मैंने बोला ना, दो लॉजिक्स लग रहे हैं। एक तो क्या कि एग्जाम तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो स्टार्टिंग में नहीं रखेगा, आंसर लास्ट में रखेगा, है ना। और दूसरी चीज़, लैंड से केवल एक सॉल्ट पैन और एक रन ऑफ कच्छ यही मैच करते हैं, और सी और डी में भी एक स्वैम्प है, एक कच्छ, रन ऑफ कच्छ है, लैंड यही होता है, यही है। कॉन्फिडेंटली आंसर डी मार के आगे बढ़ो और अपना ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 एक बार खुद से कर लो, खुद से पढ़ के देखो एक बार, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जो जो कर सकते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करो। दो कुछ तो दिए हुए हैं, मतलब जिनका नाम हमने शायद सुना भी नहीं हुआ है, इल्मेनाइट एंड रूटाइल, abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। अच्छा देखो, कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक वो एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि ये कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, सिमिलर थीम पे ही है, बट वो सब छोड़ो, अभी एग्जामिनेशन वाले टाइम पे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं तुमको दिखाता हूँ। इल्मेनाइट एंड रूटाइल कहाँ मिलता है ये पूछा हुआ है, मतलब नहीं कहाँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कोस्टल एरिया में मिलता है, लेकिन ये किस चीज़ का सोर्स है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, टाइटेनियम का है, किसका है। हमने यूपीएससी जितनी तैयारी की हुई है, अब बेसिक लॉजिक से जाओ। एल्युमिनियम आपने खूब पढ़ा हुआ है, कॉपर पढ़ा हुआ है, आयरन पढ़ा हुआ है, आपने क्या कभी ज़िंदगी में इन दोनों का नाम यहाँ कहीं सुना? नहीं सुना, नहीं सुना ना, तो दिल ठोक के बोलो कि टाइटेनियम है ये। इसमें लॉजिक यही लगता है जो मैंने अपने चैनल पे समझाया भी हुआ है, कई लोगों को डिस्कस किया हुआ है, कि कई बार यूपीएससी एग्जामिनर ना ऑड वन आउट गेम खेलता है। ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट ऐसा होगा, एक फैक्ट ऐसा होगा जो बाकी के कंपैरिजन में एकदम ऑड वन आउट होगा, या तो बहुत फेमस होगा या तो एकदम इनफेमस होगा, ठीक है। वही एक आंसर होता है। और यहाँ पे भी आप सिंपल लॉजिक लगाओ, इतना आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, पढ़ा है, सुना है, बचपन से देखते जा रहे हो, क्या तुमने कभी इन दोनों मतलब एल्मेनाइट और रिटाइल का नाम कभी सुना? नहीं सुना ना, नहीं सुना। एटलीस्ट एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन तो मतलब स्कूल टाइम से पढ़ने लग जाते हैं, इनमें नहीं सुना, तो घबराओ नहीं वहाँ पे इन दोनों का नाम पढ़ने के बाद। मेन चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है आपने। एल्युमिनाइट, रूटाइल जैसा चीज़ देखा वहाँ पे, अगर आप गलती से भी घबरा गए तो फिर आप समझ जाओ कि ये सिंपल सा जो लॉजिक है ना, कि यार 3 को तो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को आज तक कभी नहीं मिला, आप इस पे सिंपल लॉजिक से आप इस आंसर को नहीं फाइंड कर पाओगे। और एज आई सेड कि वापस ये ज्योग्राफी इकोनॉमी टाइप क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसका आंसर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, खुद से बोलो, सी और डी में। एल्युमिनाइट और रूटाइल वापस से इसमें आ रहा है, आपको वापस से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो लास्ट में ही रखेगा, और लास्ट में देखो टाइटेनियम उसने रख दिया, ठीक है। हो गया सही, तो इसका फाइनल आंसर डी मारो, और आराम से कॉन्फिडेंटली, मतलब एग्जाम टाइम में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट। अच्छा एक चीज़ और है, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, वो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो एग्जामिनेशन टाइम पैनिक कर जाते हैं, मतलब ये 99.99% लोगों का है। मतलब जब भी मेरा भी कभी ऐसा हुआ हो कि जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे कम आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न वही था कि मैं पैनिक कर गया था। वो आपको नहीं करना है। एग्जामिनर का, यूपीएससी का मेन माइंडसेट वही है कि आपको पैनिक कराए, ताकि आपके अंदर का जो ब्यूरोक्रेट है वो निकल के आता है या नहीं आता उस सिचुएशन में, उसको ये देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। अच्छा 7th मतलब आप देखो, मैं उठाने के लिए पूरा 2023 का पेपर कुछ भी पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सारा का सारा कराते दिखा चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि टाइम पे थोड़ा एक कमी भी है, मेरे लिए भी कमी है, और आप लोगों के पास तो मुझे पता ही है कि आप लोग तो काफ़ी बिजी लोग हो अभी इस टाइम पे एग्जाम से जस्ट पहले। तो मैं रैंडमली तो नहीं, बस एक तरफ से क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, आप बोलोगे तो रैंडमली भी नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। बस मैं केवल इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रीलिम्स जो है एलिमिनेशन स्टेज है, और जब एलिमिनेशन स्टेज हो जाता है तो उसमें एलिमिनेशंस कभी भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेशन वर्क करेगी ही करेगी, बस यही है। और ये 2023 टफेस्ट है, ये सब कुछ मिथ है ना। जो अटॉर्नी जनरल उसने बोला हुआ था, मजाक में बोला था कि 1 महीने से ज़्यादा तैयारी नहीं चाहिए, बिलीव में नहीं चाहिए। अगर आपने एक
कहते हैं ना एक जागरूक जनता हो जिसने साल भर, अगर आपने बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे हो, आपको बेसिक्स पता है कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, इतना पता होना चाहिए, है ना, और रन ऑफ कच कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। इस अगर इतना कुछ बेसिक आपको अगर पता है तो आप एग्जामिनेशन के टाइम पे केवल एग्जामिनर का माइंडसेट समझ के आप इन चीज़ों को आसानी से इन आंसर्स पे निकल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 3/4 ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, 3/4। अब वही है कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन ऐसा कुछ दूसरा ही पूछा हुआ था, जहाँ पे उसने कुछ दूसरा मेटल बोला हुआ था। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज़ देख लो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इस टाइम पे हॉट चीज़ें हैं ना, जैसे लाइक हॉट टॉपिक्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, रिन्यूएबल हो गया, ये गवर्नमेंट के फोकस्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। और जो फोकस्ड एरियाज़ हैं ना, प्लीज़ उन पे ज़रूर वर्क कर लो। मतलब उन पे अभी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद से ही, 2-3 महीने बाद से ही। जो यूपीएससी है ना, उसका माइंडसेट हमेशा गवर्नमेंट से मैच करता है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी उसके अलाइन हो गए क्वेश्चन पूछेगा। तो कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कहाँ पाया जाता है। अब देखो एग्जामिनेशन वाले टाइम पे आप पैनिक करोगे वापस से, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कॉन्गो, कजाकिस्तान, यार नहीं पता, इतना पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पे आप कंफ्यूज कर गए, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, आप नॉलेजेबल पर्सन हो तो आई एम प्रीटी श्योर तो आप वैसे भी 100 नंबर ले आओगे। लेकिन नहीं आता, ये मैं उनके लिए समझा रहा हूँ कैसे आप एक्स्ट्रा अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे एक्स्ट्रा एज ले सकते हो, कैसे अप्रोच करोगे। एक चीज़ मैं बताऊंगा, 2022 में भी ना क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21, 22, ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे सेम। यहाँ पे 2023 में ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो अगला है ना, यहाँ पे एग्जामिनर का एक सेम माइंडसेट अप्लाई हो रहा है। पता है क्या, आप सोचो कि जब एग्जामिनर पेपर बना रहा है ना, अगर मान लो इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं छोड़ के आगे बढ़ गया, ठीक है, वैसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब उसके बिना मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में आए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। यार आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोत्सवाना और कॉन्गो दो दो अफ्रीका के स्टेट, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे कॉन्गो है, अगले वाले पे भी सीधी सी बात है वापस से कॉन्गो बेसिन। इसका मतलब है कि एग्ज़ामिनर जो था ना, जब उसको बोला गया था कि पेपर बना के दो, वो कॉन्गो के बारे में पढ़ रहा था, कॉन्गो देख रहा था, कॉन्गो बारे में इंटरेस्टेड था। तो वहाँ से कॉन्गो से उसने 2 चीज़ बनाई, एक कॉन्गो बेसिन, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 उसने पूछा, और वो ये भी जानना पूछना चाह रहा था कि आपको पता है कि कॉन्गो ही कोबाल्ट का सबसे बड़ा 2/3 प्रोड्यूसर है। ये फैक्ट जैसे उसको दिखा ना कोबाल्ट वाला, तो उसने सोचा चलो एक काम कर लेते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये कई सार मैंने देखा हुआ है कि ये अप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट या ऑप्शन में से निकल आता है। तो जब क्वेश्चन कॉन्गो बेसिन में पूछा है ना, इसका मतलब है इसके पीछे अगर कॉन्गो लिखा हुआ है तो ये एग्जामिनर का माइंडसेट है, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है, कॉन्गो 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 कॉन्गो, जिसके वजह से उसने एक स्टेटमेंट में नहीं 2 स्टेटमेंट में उस फैक्ट को, उसके सबकॉन्शियस नॉलेज को ना यूज़ करने की कोशिश की। तो कोबाल्ट आपका आंसर नहीं पता ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख के समझ जाओ कि ये कॉन्गो ही है। अगर नहीं भी है, अगर आपने ये नोटिस नहीं भी कर पाया, उसके बिना आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक पहले जो मैंने कराया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ बोला था ना, ये डिकोड जो 8 है वो क्या है कि इकोनॉमी या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वापस से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो वापस से नीचे की तरफ रखेगा, है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं रखेगा। स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है। तो आंसर होगा तो किस में होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। बोला ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिकोड इधर लेफ्ट साइड में देख लो कि अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज करेगा, नीचे की तरफ रखेगा। तो या तो आंसर सी है या तो डी है ना। अब एक ऑप्शन है कॉन्गो, एक है कजाकिस्तान। आप एक बात समझो कि कजाकिस्तान वगैरह के बारे में आपने मोस्टली सुना हुआ है कि चलो ठीक है गैस फील्ड और ऑयल वगैरह के लिए फेमस है, लेकिन बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बोत्सवाना और कॉन्गो 2 हैं जो कि अफ्रीका के हैं, ठीक है, 2 अफ्रीका के हैं। इसका मतलब है कि जो आंसर होने वाला है वो तो अफ्रीकन कंट्रीज में से ही होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एग्जामिनर का जो माइंडसेट है ये प्लीज़ पकड़ो कि अगर वो 2 स्टेटमेंट अफ्रीका के बना रहा है, 2 कंट्रीज अफ्रीका के दे रहा है, तो आंसर तो भाई अफ्रीका में ही है ना। तो वहाँ से आप समझो कि या तो बोत्सवाना हो गया तो कॉन्गो को, और वैसे ही पता है कि जो अफ्रीका है वो फेमस है काफ़ी सारे मतलब मेटल्स और इन सब चीज़ के लिए, तो आंसर इन दोनों में ही है ना। तो
या तो बी होगा तो सी होगा, लेकिन सर ने बोला है कि आज कि यार इकोनॉमी और ज्योग्राफी का होगा, तो कोशिश करेगा कि लास्ट की तरफ रखेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। या तो सी होगा या तो डी होगा, दोनों से कॉमन क्या आता है? सी। आ गया ना आंसर? नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे तुम कॉन्गो बेसिन देखोगे, प्लीज़ ये देख लेना, एक क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कई बार देखा हुआ है, मतलब कई बार देखा हुआ है कि अभी 2020, 21, 22 के जब आपको पेपर दिखाऊंगा तो उसमें आप देख के खुद ही बोलोगे कि यार ये सब चीज़ें मैंने पहले ही नोटिस क्यों नहीं करी। तो ठीक है, मतलब मैंने करी हुई थी जिसके वजह से ये सब चीज़ मैंने सोचा था कि कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए कि बना के देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने कंपाइल करके यहाँ पे डाल रखी हुई है चैनल में। जो जो भी ये फॉलो करना चाह रहा है प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे इन सब की लिस्ट, और हर एक बढ़िया आराम से आप यहाँ से कर सकते हो, किसी भी कोड पे क्लिक करो और उसके बाद आप सीधे वहाँ पे मूव कर जाओ। और नहीं तो जो सबसे पहला है यहाँ से स्टार्ट करना हेलो एवरीवन से, और एक जो पोस्ट है ना उसको देखते चलो। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड है, और जितना भी है आप मुझे कंफर्म पता है कि अगर आपने केवल इतना भी कर लिया अगले 30 दिनों में, एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी रिवाइज कर लिया, 2 3 4 बार रिवाइज करो, खुद से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में तुमने 4 से 5 सालों में लगन लगा दिए, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसका एटलीस्ट 70-80 नंबर से कम आने वाला है। नॉलेज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है केवल एक मेंटल गेम की कि क्या होता है कोई यार यूपीएससी एग्जामिनर भी है तो एक इंसान ही ना, तो उसको अल्टीमेटली तुमको कंफ्यूज कराना है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा ये मतलब ये ज्ञान और प्रवचन तो टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज़ समझो बात को। मैं इतना दिखा के तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना है, शांत दिमाग से चुपचाप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो 7th का आ गया सी। अब आगे पे जाते हैं कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन पे अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब फिर वही बात, या कैसे एग्जामिनर में, अब एग्जामिनर टाइम पे आप कैसे ये सब चीज़ जान सकते हो? कॉन्गो बेसिन में इतने सारे कंट्रीज हैं, आप नहीं समझ सकते हो ना, तो आप नहीं याद रख पाओगे। तो या तो है कि आप छोड़ दो, या तो मेरे तरह की नहीं भाई मैं तो करके मानूंगा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, आ जाओ करते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब लोग बोलेंगे सर ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, तो आंसर ये तो सी में हो गया तो डी में होगा, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ ब्लाइंडली मत लगाओ, ये सब चीज़ें लास्ट की होती है, पहले अपना नॉलेज लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ जाके देखना कि मैंने जो अभी कुछ देर पहले आपको बोला ना कि एग्जामिनर का जो अल्टीमेट माइंडसेट है वो क्या है कि आपको कंफ्यूज कराना है, तो भाई कंफ्यूज तो वही कर सकता, वही कराएगा ना, एक सेकंड, कंफ्यूज वही कर सकता है ना जहाँ पे आपको कुछ पता है, आपको नहीं, मतलब जनरल पब्लिक को पता है, जो जनरल पब्लिक है ना उसको पता है, कुछ पता है, उनको ही तो कंफ्यूज कराएगी। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है तो सीधी सी बात है वो कंफ्यूज नहीं कराएगा ना, क्या कराएगा उसको, चुपचाप, मतलब उसको तो चुपचाप आंसर लिखेगा, आंसर लिख के मतलब आगे चला जाएगा। जैसे लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि कौन सी लेक है जो कि इस टाइम पर ड्राई हो रही है, अरे यार कैसे पता कि कौन कौन सी लेक है जो इस टाइम पर ड्राई हो रही है, और ऐसे ऐसी लेक फैग्यूबिन समथिंग समथिंग करके जहाँ पे आपको नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो कंफ्यूज कराने का जो पर्पज़ है ना यूपीएससी के एग्जामिनर का, तो वो वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ पता है, जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है तो वो चुपचाप क्या करेगा, जो मैंने आपको इसमें बोला हुआ है डिकोड नंबर 7, एक काम करो मेरे चैनल पे जाओ और ये जो डिकोड 7 है ना इसको प्लीज़ अभी चाहे पॉज करके पढ़ के देख लो, पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ कि जो यूपीएससी है ना इसमें 3 टाइप की कैटेगरी होती हैं, है ना। या तो प्योर फैक्ट बेस्ड होगा जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, या तो सेकंड होगा जिसमें कुछ कंसेप्ट पूछे जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमी का, या तीसरा होता है कि नॉट करेक्ट टाइप। मैं कैटेगरी अभी 1 की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी 1 की, सॉरी मेरी थोड़ा हैंड राइटिंग इसमें आईपैड में उतना मज़ा नहीं आती, बट कोई नहीं, तो ये कैटेगरी 1 में आता है। मैंने क्या बोला कि जो कैटेगरी 1 है ना, फॉर टाइप 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, मतलब कि आंसर ए और बी में होता है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 क्या है, जहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट पूछा गया हो जो कि अधिकतर कॉमन पब्लिक को पता नहीं हो सकती। कॉमन पब्लिक का मतलब वही है कि मोर देन 70-80% लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को कंफ्यूज कराने के लिए वो लास्ट तक रखने की कोशिश नहीं करेगा, चुपचाप स्टार्टिंग में आंसर देगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हर क्वेश्चन का आप ये देखो कि टफनेस लेवल कितना है, जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा टफ होगा उसका आंसर उतना ही ज़्यादा ए की तरफ होगा, ना कि नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को चुपचाप आंसर बताना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कॉन्गो बेसिन का आंसर मैंने बोला ना कि ए या बी में होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ है तो उसका आंसर सीधे
सीधी सी बात है कि ए में निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, टफ क्वेश्चन है, तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। आप वापस से ए या बी में 50-50 में आ जाओगे, ठीक है ना। तो वापस से वही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम वाले टाइम पे ना प्लीज़ आपको मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। तो चुपचाप अटेम्प्ट करो और कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो भाई ये क्वेश्चन छोड़ दो। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, अगर कुछ आइडिया तो अच्छी बात है। अब जैसे वही बात है कि मैं तो नॉलेज बेस पे कर लेता इस क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि यार मुझे युगांडा तो पता है कि थोड़ा वो नीचे साइड में है ना। साउथ सूडान जो है वो भी सूडान के नीचे थोड़ा ईस्टर्न साइड में, थोड़ा मिडिल से ऊपर पड़ता है। जो कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन मुझे पता है कि भाई वो जो अफ्रीका है उसके यहाँ साइड में है, इधर की तरफ बहती है। तो युगांडा तो इधर की तरफ में है, साउथ सूडान इधर की तरफ में है, जो नाइजीरिया है वो ऊपर की तरफ में है यहाँ पे, ठीक है, लेवांट वाले रीजन में। तो वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा कैमरून। मैं तीन को तो मैं बोला ना कि नॉलेज अगर आपको है तब तो फिर भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप तो 150 से नंबर ज़्यादा ही लेकर आओगे। लेकिन हमें तो भाई चुपचाप 75 से काम चला लेना है, ठीक है, 80 नंबर से काम चला लेना है, 100 नंबर से काम चला लेना है। हमको यहाँ पे कोई ज्ञाता नहीं बनना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमें अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लगाना है, बेसिक ज्ञान लगाना है। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। हर चीज़ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला नॉलेज से अगर करोगे तो नाइजीरिया, साउथ सूडान, युगांडा की ब्रॉड लोकेशन वैसे आप इसको कैंसिल कर दोगे, आंसर वैसे भी ए में आ जाएगा। और नहीं तो सेकंड चीज़ जो मैंने इधर लेफ्ट साइड में बोली हुई है इस वाले डिकोड में, डिकोड नंबर 7 में, कि ये कैटेगरी 1 में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो इसका आंसर एग्जाम ने स्टार्टिंग में रख के आगे बढ़ जाने की कोशिश करेगा, और इसका आंसर वैसे भी कैमरून ही था, ठीक है। अब फिर बाकी लोगों की तरह मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये तो PYQ का था, ये कॉन्गो बेसिन पहले, उसके अलावा कुछ दूसरा बेसिन पूछा हुआ था, तो अफ्रीका के रिवर्स इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो। हाँ पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करो या छोड़ दो। अल्टीमेटली आपको आंसर निकालने से मतलब है, या फिर आपको अपने निगेटिव नहीं कराना है, करो और आगे बढ़ो। 8वें का भी आ गया, ठीक है। तो 8वें का आंसर फाइनली हम लोग ए या बी में, जो कि एक्चुअली में आंसर ए है, ए पे मार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर एक बार 9 खुद से करो, और फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें ट्रिक क्या लगती है, या फिर क्या ऑब्जर्वेशन क्या लगता है क्या लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ना, अब एक बार दोनों को साथ में देखो। दोनों को साथ में जब देखोगे तो आप देखोगे क्या कि हर एक स्टेटमेंट में ना अच्छे खासे फैक्ट डाले हुए हैं। मतलब अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री, ये हिल्स एट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, है ना, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आप एक चीज़ में नोटिस करो, ये दोनों क्वेश्चंस में हर एक स्टेटमेंट में एक एक फैक्ट नहीं भाई साहब, कम से कम 2-2 फैक्ट उसने डाल रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है अमरकंटक हिल्स है, अब देखो इसको सही होने के लिए आपको विंध्या भी सही होना चाहिए, सह्याद्री भी सही होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/4 की हो गई। 1/4 की मतलब इसी स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब विंध्या सही, या तो विंध्या सही होगा या तो नहीं होगा। तो विंध्या की प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी हुई? 1/2। सह्याद्री की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। तो अगर प्रोबेबिलिटी बेसिक आपको पता है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1/2 1/2। तो ये स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। अब दूसरा वाला देखो, ये जो हिल है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज है। यार आप सोचो ईस्टर्न की जगह पे वो क्या क्या लिख सकता है। मैंने बोला ना उसको हमेशा कंफ्यूज करना है, एग्जामिनर को तुम्हें साथ खेलना है। तो ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न लिख सकता है, नॉर्थ लिख सकता है, साउथ लिख सकता है, नॉर्थ साउथ लिख सकता है, नॉर्थ वेस्ट लिख सकता है, साउथ ईस्ट लिख सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कम से कम 8 डायरेक्शन ऐसे हैं जो लिख सकता है वो। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो वो बीडी करके क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बीडी कहाँ पे है, ये है वो है, उसमें भी साउदर्न मोस्ट पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट। यार ये एक मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जब भी एग्जामिनर आपको ऐसे डायरेक्शन देता है ना, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, इसका मतलब है कि 100% नहीं 99% गलत होता है, क्योंकि वहाँ पे वो उसको बेसिकली वहाँ पे ही तुमको वो गलत करा सकता है, वहाँ पे ही वो खेल सकता है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ना मैं देखते बोलूँगा ना गलत है। कंसिडर द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, फिर से यहाँ पे गलत है। अब आप समझो कि इसको सही होने के लिए ये भी सही होना चाहिए, 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 ये भी सही होना चाहिए। हर एक स्टेटमेंट में जितने ज़्यादा फैक्ट उससे ज़्यादा गलत होने के चांसेस हैं। और मेरे ऑब्जर्वेशन मैंने बोला जहाँ पे भी डायरेक्शन वाला होता है मैं तो आंख बंद करके बोलता हूँ भाई गलत है, अगर मेरा नॉलेज नहीं काम कर रहा है। तो दूसरा तीसरा तो मैंने बोल दिया गलत है, तो ऑल 3 गया, ठीक है। और क्या बोला मैंने कि हाँ ओनली 2 भी गया, या तो एक सही होगा या तो नन होगा। अमरकंटक हिल्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, या तो ये सही है या तो गलत है। अब
पहले वाले ट्रिक की तरह जाओगे कि सर इसमें तो 3 स्टेटमेंट हैं तो इसमें तो मतलब ओनली 2 होगा सही, यार ऐसे ब्लाइंडली बोलो ना, ऐसा ब्लाइंडली मत करो। सबसे पहले अपना बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लगाओ, होता है ठीक, नहीं होता तो सोचो कि एग्जामिनर आपको आखिरकार कहाँ पे गलत करवा सकता है। और इसका आंसर वही था जो सब लोग समझ रहे होंगे, इसका आंसर नन है। ये गलत तो था ही था, इसमें ना विंध्य है ना सायदरी है, इनमें से कोई ना कोई गलत है, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपको ये बस बताना चाह रहा है, जो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा फैक्ट्स एक स्टेटमेंट में, जितना ज़्यादा, एक से ज़्यादा अगर फैक्ट्स आने लग जाए ना, मेरी बात मान लो, ट्राई करके देख लेना, एग्ज़ाम में भी PYQs में भी जितना ज़्यादा फैक्ट्स होंगी एक सिंगल स्टेटमेंट में, उसके गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्ट मतलब मान के चलो कि गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, चुपचाप आंसर आ जाएगा नन। अब देखो सेम टू सेम वही तुमको अगले वाले में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, 3 स्टेटमेंट है। पहला एक कॉरिडोर की बात है, ये हाईवे की बात है, एक यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है। अब आप सोचो डिब्रूगढ़ सूरत को कनेक्ट करता है, यार डिब्रूगढ़ की जगह तुम सोचो ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब डिब्रूगढ़ की जगह पे अगर कलकत्ता हो गया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सूरत की जगह पे सोचो इंडिया की कोई भी सिटी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट में सूरत की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, अहमदाबाद ले लिया, गलत हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर यहीं पे आपको खेल सकता है, और मैं कह रहा हूँ कि ये गलत स्टेटमेंट वो देने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई सारे बच्चे होंगे जो कि पढ़ के जाएंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी, एग्जामिनर वही गलत करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि शायद बच्चों को पता होंगे, जैसे ये पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। ठीक है, हिल्स यूपीएससी का एकदम फेवरेट थीम है। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा था यार पहले की, जो हिल्स है ना, मतलब यूपीएससी कुछ पर्सनलाइज कुछ थीम है, उसके कुछ पसंदीदा सेक्टर्स हैं, उनको प्लीज़ कर लो। हिल्स हो गया, लेक हो गया, पोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, उनकी मैं पूरी लिस्ट कंपाइल करके अपने चैनल में डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग देख लेना उसको। नहीं तो ये चीज़ समझो कि जब भी एक से ज़्यादा फैक्ट्स किसी स्टेटमेंट में होंगे, और वो ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि कॉमन जनता को पता होना चाहिए, कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए, वहीं पे एग्जामिनर गलत देने की कोशिश करेगा। अगर कॉमन पब्लिक को नहीं पता हो सकता ऐसा स्टेटमेंट, तो सीधी सी बात है कि एग्जामिनर वहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्ट देगा भी तो भी सही होंगे। ये चीज़ आप डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करके कर लोगे, बाकी मैं आपको भी दिखाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो जाए, इसलिए जितना जल्दी से होगा इसको शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, आप वो डिकोड करो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी नॉलेज के पीछे प्लीज़ भागने की कोशिश मत करो, बेसिक जान लो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है कि कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ सूरत, इसमें बोला है कि मोहरे मणिपुर और थाईलैंड वाया म्यांमार। ठीक है, इसमें कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, कन्विंग इन चाइना। मतलब हर स्टेटमेंट को सही होने के लिए आप समझ रहे हो ये कितने सारे फैक्ट्स को हर एक स्टेटमेंट में सही होना जरूरी है। और वापस से वही हुआ, दोनों का आंसर यही था जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने ज़्यादा फैक्ट्स उतना ज़्यादा एग्जामिनर को मिल जाता है कि आपको क्वेश्चन वो गलत करवा सके। ठीक है ना, उतना ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है एग्जामिनर को आपको क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। तो आता है तो अच्छी बात है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है कि ये होते हैं ट्राइलेटरल हाईवे, बांग्लादेश, ये सब होते हैं, लेकिन यार किसको एग्जैक्टली एग्जाम टाइम में याद रहेगा कि ये कौन कौन सी सिटीज़ हैं। और एग्जामिनर वहीं पे तुमको गलत कराने की कोशिश कर रहा है कि जो ज़्यादा अपने आप को पढ़ाकू समझ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे पास तो भाई ज़्यादा नॉलेज है, हम तो सही मारेंगे। कई सारे ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार इसका मुझे तो आंसर पता है, तीनों ही सही था, मैंने तो पढ़ा हुआ था। तो ये वही होते हैं जिनको कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा खाली घड़ा होता है तो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उनके वो वाले चक्कर में मत पड़ो। एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपका नॉलेज हमेशा सही हो। जैसे 2020 में पूछा हुआ था कि डेजर्ट नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, यार कैसे पता हो सकता है वो चीज़, मतलब कोई आप नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये तो नहीं पता हो सकता। उससे मुझे याद एग्जाम के बाद एक मेरा फ्रेंड था, मुझसे बहस कर रहा था कि अरे मैं तो यहीं रहता ही हूँ, मतलब राजस्थान में, तो मुझे पता ही है ये तो मतलब 2 में ही है, और स्टेटमेंट लिखा हुआ था तो इट इज़ स्प्रेड इन मोर देन 2 डिस्ट्रिक्ट। अरे ये चीज़ नहीं पता हो सकता, तो आपको मान के चलो कि आपको ओके सर बोलना है वहाँ पे। एग्जामिनर आपको बेसिकली बताना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क 1-2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो बोल दो ठीक है सर आप बता रहे हो तो ओके। वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड बहस करने लगे कि नहीं मैं तो जानता हूँ ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं ज़्यादा सही है। मैंने बोला ठीक है भाई, हो सकता है तो सही है, बात वही हुआ, उसका गलत हुआ, उसका नहीं हुआ, एंड मेरा कट ऑफ से कम 25 से 30 नंबर ऊपर ज़्यादा थे। तो वही कह रहा हूँ, मतलब कोई ब्रैक करने वाली बात नहीं है, लेकिन नॉलेज के पीछे मत भागो, कॉमन सेंस लगाओ, एग्जामिनर के माइंडसेट पकड़ने की कोशिश करो और तुम्हारा आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो मुझे नहीं लग रहा कि कितना पता नहीं लॉन्ग हो गई नहीं हो गई, लेकिन मैं फटाफट मतलब ये 1-2 क्वेश्चन और लेके इसको कंक्लूड करूँगा, और बाकी फिर जो पूरी डिटेल वीडियो है वो जो मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है वो मेरे चैनल में आई थिंक लास्ट में तुमने अगर जिन्होंने देखा हुआ है, जो ज्वाइन कर चुके हैं,
कल ही उसका पहला एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किया, जिसमें मैंने सेम यही साइकोलॉजी जो अभी आपको समझाई है वही पिछले 4-5 सालों के सारे पेपर्स को लेते हुए मैं करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हर एक स्टेटमेंट को आपको समझाऊँ और कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग वेरी मच ऑफ बुकिश नॉलेज, कैसे करोगे। तो उसमें मैं जीएस और सीसेट दोनों का सोच रहा हूँ। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जीएस, ताकि उसका फियर खत्म हो। सीसेट तो एक अप्रोच है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये है कि इसमें मतलब मैंने ये प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें लगभग मैं 10 सेशन के आसपास लूँगा और अगले 2024-2025 दोनों प्रीलिम्स के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। इसका एक नॉमिनल प्राइस मैंने रखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज्वाइन करने की। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप ये मेरे खुद के चैनल से आप समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको एक एक समझो। लेकिन जिस तरीके से ये मैंने अभी वीडियो बनाई हुई है, ये बेसिकली ये पहला सेशन भी उन्हीं के लिए ही है जिन्होंने वो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। इसका जो पूरा एक्सटेंडेड वर्जन है 150 क्वेश्चंस का, वो मैं उनके ही जो प्राइवेट ग्रुप है ना उसमें पोस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप इतने से भी समझ सकते हो कि एग्जामिनर का माइंडसेट अगर आप रीड कर ले जा रहे हो, खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को फॉलो करो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो चैनल पे जाके ये जो मैंने इसमें पिंड मैसेज में लगाया हुआ है ना, इनको ज़रूर जाके देख लो। और इतने से ही मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने। उसको ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6,500 से ज़्यादा लोगों ने इसको रीड किया हुआ है, शेयर भी किया हुआ है, आपस में प्रैक्टिस भी किया हुआ है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं कि कितना हेल्प किया हुआ है। और मैं पर्सनली 2-3 लोगों को जानता भी हूँ जो पिछले 2-3 सालों से वही 70-80 मार्क्स के आसपास घूम रहे थे, और अब की बार उन सब के मार्क्स 90 के ऊपर ही हैं, 92-95 के ऊपर है। तो बिलीव मी दीज थिंग्स वर्क। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, अगला वापस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सही बात है, मतलब कोल से ही हमारे यहाँ तो होती है। तो इसमें जो मैंने इसमें डिकोड 1 लिखा हुआ है ना, इसमें कि यार ओपन एंडेड जेनेरिक स्टेटमेंट्स आर मोस्टली करेक्ट, तो ठीक है, पहला वाला सही है, मतलब है ना। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि जो सेकंड वाले डिकोड में है कि एक्सट्रीम और वेरी असर्टिव टाइप स्टेटमेंट्स आर मोस्टली रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, यूरेनियम इनरिच्ड इन द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यार आप बात समझो, यही चीज़ है जो कि बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा, हर कोई स्टूडेंट जानने की कोशिश करेगा कि कितना परसेंटेज होता नहीं होता है। मतलब दिस इज़ वन फैक्ट जहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है, ये 60% वाला। तो आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हो, वो एग्जामिनर वही चीज़ें गलत देने की कोशिश करेगा जो कि कॉमनली नोन फैक्ट होंगे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे कि आपको उसमें थोड़ा रटने की कोशिश करनी पड़ेगी, वही गलत देने की कोशिश करेगा। पहला तो उसने नहीं दिया गलत, क्योंकि कॉमन फोर्स उसमें क्या तुम्हें कंफ्यूज करेगा। उसमें थोड़ा भी उसने अभी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल की जगह पे यहाँ पे अभी रिन्यूएबल लिख दिया होता, तो आप तो वहाँ बोल देते कि क्या बात कर रहे हो सर, ये तो गलत है। तो उसने ईजी फैक्ट दे दिया। सेकंड वाले में उसने बोला ना कि यूरेनियम एटलीस्ट 60% आप इंक्रीज करोगे तब जाके आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो। वापस से सेकंड स्टेटमेंट जो 60% है ना, जो ये मैंने डिकोड 2 लिखा हुआ है कि काफ़ी एक्सट्रीम और असर्टिव स्टेटमेंट है। मतलब 60% क्यों, मतलब मैं तो कह रहा हूँ सर बताओ सर 60 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर 59%, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो 60 की जगह पे हो सकता है 6 हो सकता है कि 50 हो। तो एग्जामिनर ना यहीं पे आपको खेलेगा, इस 60 पे ही, इसको पकड़ो। और यहाँ पे आप समझो कि यही गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहला सही। आराम से आप अपने आंसर पे आए, सी विदाउट नोइंग एनीथिंग मच अबाउट यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया। ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉलेज के पीछे मत भागो प्लीज़। कई सारे इंस्टीट्यूट, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अभी इस टाइम पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ वगैरह चला रहे हैं, जिसमें आपके मुझे पता है 30, 40, 50 नंबर आ रहे होंगे। कुछ मत सोचो उनके बारे में। उनके टेस्ट पेपर में अगर आपके कितने नंबर आते नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उनके टेस्ट पेपर को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप बाकी सबसे बेटर स्कोर सकते हो ये सब चीज़ों करके। लेकिन ये सब एग्जामिनर, यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट है। विजन, अभ्यास और फोरम सिमुलेटर, इन सब चीज़ों में आपका एक डिफरेंट माइंडसेट लगता है, उसमें आप ये सब चीज़ें मत सोचो कि काम करेगा। तो प्लीज़ मेरे पास जो भी पर्सनल मैसेज करें तो उनके क्वेश्चंस को लेके मतलब डिबेट या डिस्कशन करने लग जाना कि सर यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा है। यूपीएससी में भी यार हर जगह पे काम नहीं करेगा, आपको तो अल्टीमेटली मतलब नेट 50% नंबर लाने हैं ना, 100% तो नहीं चाहिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ यार वो 70% के आसपास में ही काम करेगा। तो आपको नेट पॉजिटिव चाहिए, आपका आंसर आएगा। 70% मैं आपको सही करके दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर के ही डिकोड्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो मैंने ये कंपाइल किए हुए हैं ना, उन्हीं से, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कंपाइल किया हुआ कि जो लिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वर्ड्स है मैंने उसका सब कुछ एक लिस्ट बना के यहाँ पे दे दिया हुआ है ना। तो आप इनको जाके देखो एक बार और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। 2023 का बाकी पूरा पेपर खुद से लगाओ। मैं तो कहता हूँ 2023 लगाने से पहले काम करो, आप 2020, 21, 22, 19 के खुद से अटेम्प्ट करो।
और जाके देखो ये सब चीज़ें काम करती नहीं करती। और कुछ भी होता है डाउट डिस्कशन वगैरह तो मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं अभी टाइम देने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो इस टाइम पे, और इन चीज़ों को समझोगे, माइंडसेट समझ जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन ये करवा ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कि मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब हो सकता है सही बात हो सकता है नेचुरली फाउंड ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि इंडिया में एंडेमिक हो या नेचुरली हो सकता है, मे बी, ओके, नो पता। मर्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। मतलब कितना असर्टिव स्टेटमेंट है कि अगर होगा तो होगा केवल माउंटेन ग्रासलैंड में भी होगा, वो भी तब होगा जब कोई प्रेडेटर नहीं होगा। यार क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं एक भी ऐसा ये मर्सुपियल जो भी ये बच्चा लड़का जानवर जो भी है, चिड़िया वॉटेवर जो भी है मुझे नहीं पता, मैं एक सिंगल ऐसा कोई उठा के लेके आ जाऊंगा, बस एक सिंगल, जो इस ग्रासलैंड के बाहर विदाउट प्रेडिटर छोड़ो, विद प्रेडिटर में एक भी अगर बंदा दिख गया, एक भी ऐसा ये जानवर दिख गया, तो ये तो एग्जामिनर सीधी सी बात है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है जो कि ये डिकोड नंबर 3 में है कि यूपीएससी प्लेज वेरी सेफ, ही वुड पुट ओनली दोज ऑप्शन एज करेक्ट विच आर गोइंग टू चेंज एटलीस्ट टिल नेक्स्ट ईयर्स रिजल्ट। मतलब कि सिंपल सा बात ये है कि वैसे ही फैक्ट यूपीएससी देने की कोशिश करेगा जो कि हर एक कंडीशन में, हर एक इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है वो हमेशा होल्ड ट्रू करेंगे। अगर एक भी मर्सुपियल माउंटेन ग्रासलैंड के बाहर विद प्रेडेटर दिख जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत एक्सट्रीम, बहुत असर्टिव स्टेटमेंट है। तो दूसरा वापस से गलत, पहला सही, तो इसका आंसर भी सी हो गया। देख लो आप लोग कितना ईजी था। अच्छा आप एक चीज़ देखो, मतलब हमने क्या बोला था कि हमें भाई 38% चाहिए कट ऑफ के लिए, है ना। अब मैं कह रहा हूँ आपको मैं 50% ला के दिखाऊंगा विदाउट नोइंग एनी मच एनीथिंग, लाइक कुछ भी ज़्यादा बुकिश नॉलेज नहीं है। अभी केवल 12 क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि अपने कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। ये कंफर्म सही था अपना, ठीक है, एक ये कंफर्म सही था, ये कंफर्म सही था, इसमें हम 50-50 पे थे, ठीक है, वो छोड़ देते हैं अभी, उनको ही मान लेंगे। दूसरा सही था, तीसरा सही था, तीसरा ही 50-50 मान लो, ये भी हटाओ, दूसरा सही, चौथा सही, ये सही, ठीक है, ये सही, टाइटेनियम, ठीक है, कॉन्गो मैंने बोल दिया, ये भी अगले वाले से देख के आप मार सकते थे, सातवां। आठवां वाला नहीं पता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो कि नहीं सही था, है ना। जितने ज़्यादा फैक्ट्स उतने ज़्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सही, ये सही, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सेकंड वाला मतलब अधिकतर लोगों ने वैसे सही भी किया हुआ है ये, कि सेकंड वाले में काफ़ी फैक्ट है तो सीधे गलत मार दिया। यहाँ पे ये भी एक्सट्रीम है, ये भी गलत है। अब देखो सही, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में से 4 हमारे यहाँ पे सही है। इधर वाले पे 6 7 8 9 10 12 में से लगभग 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन है जहाँ पे आप लगभग सही कर सकते थे, नहीं तो एटलीस्ट 8 तो सही कर ही सकते हो यार। 8 का मतलब आप समझ रहे हो कि आप 50% तो छोड़ो, 50% से कहीं ज़्यादा आगे हो। आपको अल्टीमेटली केवल 50% पे ही जाके पहुंचना है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और मैं कह रहा हूँ ना, गलत कुछ होता है तो होने दो भाई, हर चीज़ सही होना जरूरी भी नहीं है। बस पैनिक मत करो और एग्जामिनर के माइंडसेट की पकड़ने की कोशिश करो कि आखिरकार ये एग्जामिनर यहाँ पे मेरे को कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा होगा, कहाँ पर है वो एक्चुअली जो मेरे को गलत कराने की कोशिश कर रहा है। बस उसके एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ो एंड बिलीव मी, बहुत फ्लाइंग कलर से तुम्हारे हर बार कोई ऐसा प्रीलिम्स नहीं होगा जिसमें तुम्हारे कभी भी 90-100 से कम हो गया। मैं तो हर बार मनाता भी नहीं हूँ कैसा हो। आप अपनी मेंस की अच्छी तैयारी करके रखो, मेंस की बात बाद में कर लेंगे प्रीलिम्स के बाद, उस टाइम पे जो भी गाइडेंस होगा, जो भी ज्ञान देना होगा तब दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगा कि कितने ही दिन बचे हुए हैं, कुछ चीज़ें जो कि कर लो। वो क्या है, ये जो मेरे चैनल पे जो ये डिकोड्स पड़े हुए हैं ना, ये लेफ्ट साइड में देखो, ये एक सेकंड, ये जो है ना, इनको प्लीज़ जाके एक एक क्लिक करके स्टार्टिंग से देखते हुए चले जाओ। ये कर लो, हो सके तो 30 दिनों में ये PYQs पिछले 10 ईयर्स के ज़रूर कर लो। नहीं तो जो इम्पोर्टेंट थीम्स है ना, वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, और उस प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड ये है कि जिसमें मैं इंपॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स है वो बता दूंगा। और प्लीज़ करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं आता उसमें से, उनके बेस पे आता है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी आप सीधी सी बातें कर सकते हो विदाउट रीडिंग वेरी मच ऑफ पीटी और एनीथिंग लाइक। हर कोई कहता है, मुझे आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बातें कर रहे हो, मतलब पीटी कैसे छोड़ सकते हो। बिलीव मी, छोड़ सकते हो। उसका भी अल्टरनेटिव सोर्स मैं अपने वो जो प्रोग्राम है उसमें मैं बताऊंगा कि उसका अल्टरनेटिव सोर्स आप उससे काफ़ी कम टाइम दे के कैसे कवर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस का सारा गेम है। अच्छा एक बात हो, अभी 12 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं, कहाँ पे तुमको लग रहा था कि पीटी की ज़रूरत थी?
अब ज्ञान देने के लिए लोग दे सकते हैं, उसमें जाके आप पीटी का सोल्यूशन देखोगे तो वो बोलेंगे कि हमारे तो पीटी में था, हमारे तो टेस्ट सीरीज में था। अरे भाई था तो अच्छी बात है, नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 10 साल के ये क्वेश्चन अगर लगा सकते तो प्लीज़ लगा लो, नहीं तो एटलीस्ट डिकोड जरूर देख लो। और लास्ट क्या कर रहा था कि हाँ, मुस्कुराते रहो, चिल रहो, थोड़ा सा ना चिल रहो, टेंशन मत लो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी का एग्ज़ाम ही है, सब कुछ नहीं है, तो मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग। तो प्लीज़ थोड़ा हेलो इफेक्ट क्रिएट मत करो अपने लाइफ में ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, और वही घबराओ नहीं, मोरा थोड़ा फ्रस्ट्रेट मत हो, चिल करो। और मैं इन चीज़ों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक बार आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। बाकी अभी पूरा डिटेल्ड में इसके आगे मतलब अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कराने के लिए मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा जो मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम है, जो ये लास्ट आप एक पोस्ट देखोगे जिसमें मैंने प्रिलिम्स मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम डाला हुआ है, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि मैं ये 2024 और 2025 तक की वैलिडिटी के लिए सारे के सारे जो पिछले 4-5 साल के पेपर हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये 12-13 क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, उसी तरीके से सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट पहले आपको बोलूँगा करने को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाऊँगा इस वाले में। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, कोई कंपल्सन नहीं है, उनको प्लीज़ यही बोलूँगा कि एक बार ये जो मैंने कंपाइलेशन कर रखे हुए हैं ना, इनको जाके एक बार देखने के बाद अगर दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, ये जाके यहाँ पे क्लिक हियर टू ज्वाइन में क्लिक करके ये कर लेना। और अभी 72 लोग हैं जो कि इस टाइम पे यहाँ पे इस चीज़ को रीच कर चुके हैं, और कल से ही मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा डिटेल में। तो चाको चलो, मतलब इसका तो बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ हो, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना या फिर पर्सनल मैसेज डाल देना। और दिस वाज लाइक वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि मेरी तरफ से इसमें इस फील्ड में था, मैंने कभी ऐसा पहले नहीं अटैम्प्ट किया हुआ था। तो बाकी जो भी था सबको सामने ही समझाया हुआ था, तो वीडियो में तो दिस इज़ द माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो कुछ भी अगर कमी रह गई हो तो प्लीज़ सजेशन में दे दे, कुछ भी गलती हो तो आई एम रियली सॉरी। बाकी गुड लक, स्माइल करते रहो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।